स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्यों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का है। तो दोस्तों एसएसटी का हम लोग जो आज की इस वीडियो में दोस्तों 35 ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। 35 दोस्तों आज की इस वीडियो में सोशल साइंस का ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं जो दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाला। अगर दोस्तों वीडियो को अंत तक देख के जाते और स्किप करके जा रहे तो दोस्तों आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम को धोखा दे रहे। ठीक है, तो दोस्तों स्किप मत कीजिएगा। जितना भी प्रश्न दोस्तों 35 को प्रश्न 35 को देख के जाइए। इसके बाद दोस्तों एक भी प्रश्न को मत देखिए और पूरा में पूरा यानी कि शॉर्ट में दोस्तों पूरा नंबर फुल करके जाइए। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहेगा और स्किप करके जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कितना है दोस्तों आज की इस वीडियो में टोटल 35 को रहने वाला। वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और बोर्ड एग्जाम में दोस्तों क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम में 8 से लेकर ठीक है 14 तक का जितना भी प्रश्न रहेगा वो आपका 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। ठीक है, और आपका दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट रहेगा यानी लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो पहला प्रश्न के रूप में यानी कि जो 8 नंबर में दिख रहा है ये आपको बोर्ड एग्जाम में 8वें नंबर पर प्रश्न दिखेगा। ठीक है, तो कहता है दोस्तों प्रश्न की G77 की स्थापना क्यों की गई। तो देखिए G77 का मुख्य उद्देश्य दोस्तों अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना जिससे उन्हें क्या आर्थिक विकास का सहायता मिले। यानी कि दोस्तों G77 का मुख्य उद्देश्य था जितना भी संसाधन था उस पर नियंत्रण रखना जिसके कारण आर्थिक में क्या हो तो विकास में पूरा सहायता मिले। ठीक है, और कच्चे माल का सही दाम मिल सके और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए अच्छे पहुंच हो सके। जितना भी कच्चा माल हो उसमें अच्छा दाम मिल सके और जितना भी विकसित देश है ठीक है उसमें क्या हो तो उसमें बेचने के लिए जो उसे अच्छा रकम मिल सके। यही आप दोस्तों लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है दोस्तों प्रश्न संख्या ये 2 है लेकिन आपको जो बोर्ड एग्जाम में 9वां प्रश्न में पूछेगा। ठीक है, 2 नंबर में कहता है क्या कहता है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका सारा ध्यान अपने बचाव में रख गया। प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन था दोस्तों वो ऐसे उलझ गया क्योंकि जब प्रथम विद्रोह हुआ था विश्व युद्ध हुआ तो इसमें दोस्तों जान माल का पूरा नुकसान हुआ था जिसके कारण ब्रिटेन ऐसा उलझ गया कि इसका पूरा ध्यान दोस्तों ये बचाने में लग गया और जिसके कारण वह भारत में अपना कच्चा या अपन माल का निर्यात ना कर सका। ठीक है, जो ब्रिटेन जो माल का निर्यात करता था वो भारत में ना कर सका और जिसके कारण जो भी भारत के जो भी उद्योग हैं क्या हुआ तो इन्हें पनपने का सु अवसर प्राप्त हो गया क्योंकि भारत में कच्चा माल कहां से आता था ब्रिटेन से आता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों ब्रिटेन जो पूरा तहस नहस हो गया और ये दोस्तों आप सभी किसके कारण हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुआ लेकिन उत्पादन क्या करता था देखिए यहां पर लिखा गया है कि इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजों बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गए क्योंकि दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो वहां पर सब चीज नष्ट हो गया। ठीक है, जिसके कारण अधिक ज्यादा सैनिक तैनात करना चाहता था जिसके कारण दोस्तों सैनिक का सामग्री भी लगता था। इसलिए दोस्तों उत्पादन के दौर पर वो लोग सैनिक का सामग्री बनाता था और जिसके कारण जो भारतीय जो उद्योग है रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया और इसलिए ही पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 10 नंबर क्या कहता है कि भारत में लो ऐसा किन्हीं 3 वितरण क्षेत्रों के नाम लिखे। भारत में लो ऐसा कहां कहां वितरण किया जाता है देखिए सर्वाधिक लो ऐसा झारखंड में एक अपना प्यारा राज्य ठीक है कर्नाटक में है और उड़ीसा में है, ये तीनों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्या कहता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का जरूरत क्यों है दोस्तों। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का निम्नलिखित कारण से जरूरत है। तो यहाँ पर 3 वो लिख दिए तो तीनों दोस्तों आपको लिख देना ताकि जो है हर एक पॉइंट पे आपको 1 नंबर मिल सके क्योंकि आपका जो लघु उत्तरीय रहता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ये 3 नंबर का रहता है। ठीक है, सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु किसका तो यहाँ पर राजनीतिक दलों जो है क्या करता है लोकतंत्र में जरूरत करता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों की सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए और तीसरा की देश के लिए उत्तरदायी सरकार की आवश्यक। तो ये दोस्तों 3 वो कारण इसका हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 नंबर की ओर। ठीक है, क्या कहता है कि लोकतंत्र किस प्रकार सामाजिक विविधताओं में समन्वय स्थापित करता है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कहता है कि देखिए अधिकतर लोगों में सामाजिक विविधता मौजूद होती है
हर एक समाज में कई प्रकार की विविधता होती है, जैसे कि धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, संस्कृति इत्यादि। लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, तथा संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, रंग, धर्म, जाति, संस्कृति इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है और इस प्रकार लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है तथा देश की सामाजिक विविधताओं को समायोजित करता है। लोकतंत्र में दोस्तों यहाँ पर भेदभाव पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, ठीक है। साथ में जब का लिंग, धर्म या कुछ भी रंग के रूप में भेदभाव है, ये लोकतंत्र में अब नहीं होता। बस सिंपल सा लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न संख्या है दोस्तों, आपसे भी कहा आ गया, यानी कि ये 13 है। 13 हिसाब से आज की इस वीडियो का कितना प्रश्न है, तो कहिएगा सर आज की इस वीडियो का हिसाब से ये 6ठा प्रश्न, ठीक है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों अगर क्वेश्चंस पेपर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को चेकआउट कीजिएगा, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कहता है वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को, ठीक है, क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे कोई कंपनी अगर जूते का निर्माण करती है तो वह इस जूतों को विश्व के हर एक देशों में, ठीक है, बेचा जा सकता है और यह वैश्वीकरण के कारण ही संभव है। यानी कि दोस्तों जहां भी अगर कुछ भी निर्यात होता है, जैसे कि दोस्तों आपका जो फोन जो है ये भारत के अलावा कई कई राज्यों से, जो आपका कई कई देशों से फोन आता है जो कि आप यूज करते हैं, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि जो वैश्वीकरण या अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है, ऐसी कंपनियां जो विश्व के विभिन्न देशों को में कारोबार स्थापित करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। यानी कि दोस्तों ये अपने राष्ट्र और अनेक राष्ट्रों में अपना क्या करता है, तो कारोबार करता है, उन्हें हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। यानी कि मान के चलिए आपका जो है भारत में भी जमीन है, ठीक है, भारत में जमीन हो गया, ये उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है, भारत हो गया और आप सभी का मान के चलिए नेपाल में जमीन हो गया, तो 2 देश में आपका जमीन हो गया। तो ये क्या हुआ, तो मान के चलिए भारत में भी आप अपना कारोबार स्थापित करते हैं और नेपाल में, तो इसको कहते हैं दोस्तों लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है। यह कंपनी अपने देश के अलावा और भी बहुत सारे देशों में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, ठीक है। इन कंपनियों की अपने देश के अलावा और भी देशों में संपत्ति होती है, क्योंकि अगर अलग अलग देशों में इनका कंपनियों का कारोबार रहेगा तो वहां से तो पैसा आएगा, तो इसलिए दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो टोटल दोस्तों अभी हम लोग 7 गो प्रश्न देखे हैं और भी अभी दोस्तों 28 प्रश्न है। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो पर अंत तक बने रहेगा दोस्तों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर बढ़ते हैं। क्या कहता है, हाथ से बने हुए वस्त्र की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, ठीक है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हाथ से बने हुए वस्त्र की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, क्योंकि हाथ से बने हुए वस्त्र, बुने हुए वस्त्र क्या होता है, वस्त्र पर हम किसी भी बारीकी का डिजाइन दे सकते हैं। हाथ से जब आप कुछ भी बिनिएगा तो उसमें दोस्तों आप मन चाहा डिजाइन आप दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो आपका जो मशीन से संभव नहीं हो सकता, बारीकी डिजाइन मशीन से संभव नहीं होता, ठीक है। हाथ से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं और जल्द जो है फटते नहीं है, ठीक है, ये 2 कारण लिख दीजिएगा। चलिए बढ़ते 9 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए, ठीक है, गुणवत्ताओं का नियुक्त किया था, संक्षिप्त में वर्णन करें। तो ईस्ट इंडिया ने जो दोस्तों आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, यह भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुणवत्ता, ये दोस्तों गुणवत्ता ये जो शब्द है क्या होता, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी बुनकर काम करता था उस पर निगरानी रखता था, ठीक है, कि कौन अच्छा से काम कर रहा नहीं कर रहा, ठीक है, उसी आधार पर उसको वेतन भी दिया जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुणवत्ताओं का नियुक्त किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के वस्त्र व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। कंपनियां ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए थे, जिन्हें हम लोग दोस्तों गुणवत्ताओं कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको समझा दिया कि अगर मान के चलिए आपके ही कोई भी फैक्ट्री है, वहां पर जो आप वर्कर को खटाते हैं, ठीक है, वो अच्छा से काम नहीं करते तो आप क्या मुंशी का प्रयोग करते हैं देखभाल के लिए, उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं गुमसमता, ठीक है। चलिए गुमसता नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 नंबर कहता है हमें खनिज के संचरण की आवश्यकता क्यों है, यानी खनिज का दोस्तों बचाव का आवश्यकता क्यों है, तो क्या है, तो हमें खनिज के संचरण की आवश्यकता इसलिए होता है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करती है। खनिज का जरूरत दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि उद्योग, जितना भी उद्योग है या कृषि है, ये दोनों खनिज पर निर्भर करता है और खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य होता है, जो एक ना एक दिन समाप्त होना और एक बार समाप्त होता है ये दोबारा नहीं आएगा, जिसका कारण
भविष्य में दोस्तों आने वाली पीढ़ी इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और इसलिए इसका संचारण बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते 11 नंबर। तो 11 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है राजनीतिक दलों के कार्य का वर्णन कीजिए। काफी इंपोर्टेंट है। तो राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। काफी ज्यादा दोस्तों बोर्ड एग्जाम 10th बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, और अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। ठीक है, तो राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला देखें तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, सही बात है। दूसरा है दोस्तों कि राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम तय करता है जिसके आधार पर वह चुनाव लड़ सकता है। तीसरा है कि सरकार और जनता के बीच में मध्यवर्ती की भूमिका निभाती है, और चौथा है कि सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी स्पष्ट से देती है। राजनीतिक दल के जो कार्य है दोस्तों ये निम्नलिखित है कि आपका जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, ये अपने नीतियों के अनुसार क्या करता है, फिर से चुनाव लड़ता है, और ये मध्यवर्ती निभाता है किसके बीच, जनता और यहाँ पर सरकार के बीच। ठीक है, ये मध्यवर्ती का भूमिका निभाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। अगर कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं है तो वो किस प्रकार से लोकतंत्र के लिए चुनौती है और कैसे आपको बताना है। तो शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षाओं के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अज्ञान रहता है। नागरिक का शिक्षित होना स्वास्थ्य लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। जब तक किसी देश के नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अशिक्षित रहेंगे तो कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। मान के चलिए दोस्तों एक प्रकार से स्थापना भी नहीं कर सकता, और जो लोकतंत्र में जो भी सरकारें हैं वो अगर कोई भी यहाँ पर योजनाओं को चलाता है, ठीक है, जो रोजगार के, मान के चलिए रोजगार के लिए योजना को चलाता है, तो जो शिक्षित लोग होंगे वो तो समझ जाएंगे, जो अशिक्षित रहेंगे वो नहीं समझ पाएंगे, और सरकार के जो भी काम उनको मिलेगा, ठीक है, यानी कि जो भी वहां पर ऑफर मिलेगा, जो भी रोजगार का गारंटी मिलेगा वो नहीं पा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो शिक्षित रहते हैं वो ठीक है, और जो नहीं रहते हैं वो क्या करते हैं, लोकतंत्र के विकसित लोकतंत्र की स्थापना भी नहीं कर सकते हैं। और इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौतियां है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये भी पूछा गया है। ठीक है, कि ऋण की शर्तें का उल्लेख करें। तो ऋण के लिए निम्नलिखित शर्त होते हैं। जब भी आप ऋण लेंगे बैंक से तो आपको क्या क्या जमा करना पड़ता है, क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो ऋण के लिए ऋण लेने वाले को बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। जब भी आप ऋण लेंगे, या फिर कारोबार के लिए ऋण ले या फिर कर्ज के लिए ऋण ले, तो ऋण लेने का मतलब है दोस्तों आपको बैंक में आय के लिए कुछ भी प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि सालाना आप कितना कमाते हैं, नहीं कमाते, जिसके आधार पर आपको बैंक ऋण देता है। ठीक है, दूसरा का पॉइंट है कि सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है। अगर दोस्तों आपके पास आधार कार्ड है या भी कुछ भी डॉक्यूमेंट है तो आप जो सिक्योरिटी के रूप में क्या करते हैं, बैंक में जमा कर पाते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप जो है बैंक से ऋण लेके 1 लाख 2 लाख लेके कहीं निकल जाते हैं तो इसमें बैंक का नुकसान होता है। इसलिए दोस्तों सिक्योरिटी के रूप में कुछ बैंक ने डॉक्यूमेंट मांगता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि ऋण लेने के लिए ग्रांटर का होना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर दोस्तों ग्रांटर आप नहीं बनाएंगे किसी को तो आपको वो ऋण नहीं देगा। और ग्रांटर दोस्तों ये जो है कौन बनता है, तो बेवकूफ लोग बनता है। ठीक है, मान के चलिए कोई ऋण लिया और भाग गया तो ग्रांटर को ही पूरा पैसा वसूलना यानी देना पड़ता है बैंक को। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता है विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखे। काफी इंपोर्टेंट है। चलिए, तो विश्व व्यापार के 2 उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि उसमें समानता हो, ठीक है, खुलापन हो और वह बिना किसी भेदभाव के हो। विश्व व्यापार संगठन व्यापार के झगड़ों को निपटाता है। ये WTO के 2 हम लोग जो उद्देश्य को लिख लिए। चलिए दोस्तों अभी तक 14 प्रश्न को हम लोग सोल्व किए हैं। लास्ट दोस्तों 21 प्रश्न बच्चा इसको देख कर जाएगा और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा के जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर से कहिएगा सर प्रश्न संख्या 8 से स्टार्ट हो गया, यहाँ सर 15 होना चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न संख्या पर नहीं निर्भर रहते हैं। ये रहा 15 नंबर का प्रश्न। कहता है दोस्तों क्या कहता है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी हम लोग इसको देख चुके हैं कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। जो प्रश्न रिपीट हो रहा है दोस्तों आज के इस वीडियो में समझिए कि अति इंपोर्टेंट है प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए। विश्व के विभिन्न देशों के परस्पर संबंध व एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, या अर्थव्यवस्था के जुड़ाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण करता है। दोनों में से एक लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैश्वीकरण के कारण आज विश्व के विभिन्न देशों में, ठीक है, क्या होता है, बीच वस्तुओं और सेवाओं तकनीकों का श्रम का आदान प्रदान होता है। सेम उसी प्रकार का अभी समझा दिया दोस्तों, समझाने का तरीका सेम वही रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट दोस्तों ये रहा आपका 16 नंबर का प्रश्न, कहता है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया अगर क्वेश्चंस बैंक को चेकआउट करेंगे तब। ठीक है, देखिए बेरोजगारी के भय से क्या होता, महिलाओं ने नए प्रौद्योगिकी का जो विरोध करते थे, यानी कि जो भी ब्रिटेन की जो महिलाएं काम करती थी, ठीक है, उन्हें दोस्तों रोजगार खोने का डर सताता था। किस लिए सताता था, जब स्पिनिंग जेनी मशीन आया था तब, और स्पिनिंग जेनी मशीन आने से उन्हें अपना रोजगार छिन जाने का भय सता रहा था, जैसे कि आपको बताएं, और इसलिए ब्रिटेन की महिलाएं कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किया ताकि उन्हें जो रोजगार से नहीं हटाया जाए, और जो जिस तरह से वो रोजगार प्राप्त करे, जिस तरह से आर्थिक उनका जो चल रहा है उसी तरह से चले, बस यही कारण था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 नंबर को। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप सभी का 17 नंबर का प्रश्न, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और उसे उगाने के लिए दो आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य रूप से दोस्तों चावल को हम लोग लेते हैं, चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसे उगाने के लिए दोस्तों दो आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का निम्नलिखित चाहिए, यानी कि चावल के लिए दोस्तों यहाँ पर उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए। चावल कहाँ होगा, जहां की जो जलवायु उष्ण और आर्द्र रहेगा तब। ठीक है, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि जो चावल की खेती होती है, यानी कि धान में दोस्तों यहाँ पर पानी, दोस्तों यहाँ पानी जो हमेशा रहता है, और पानी जैसे ही सूखा दोस्तों आपका धान सूख जाता है, तो जिसके कारण समतल भूमि होनी चाहिए, और ताकि ज्यादा दिनों तक क्या पानी इकट्ठा रहे। तो ये रहा दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न। बढ़ते नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, तो 18 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर, लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है। राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, जो संगठित समूह होता है, जो चुनाव लड़ता है और राजनीतिक सत्ता हासिल करता, उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं राजनीतिक दल। और इसका जो दोस्तों राजनीतिक दल का जो है प्रत्येक राजनीतिक दल का नीति और सिद्धांत अलग अलग होता है। कुछ नीति होता है, कुछ सिद्धांत होता है दूसरा का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न कहता है कि लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायित्व शासन, लोकतंत्र के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त हो। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों लिख के आइएगा। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों जो भी प्रश्न पूछता है उसको ब्लैंक नहीं, यानी कि खाली नहीं छोड़ना है, पूरा में पूरा दोस्तों भर के आइएगा, ताकि एग्जामिनर को लगे कि पूरा अच्छा तरह से आप पढ़े हैं, ताकि दोस्तों उसमें भी आपको नंबर मिल जाए। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अच्छी तरह से पढ़िए और सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से जवाब दीजिएगा। ठीक है, लोकतंत्र में जनता खुद अपने सरकार का चुनाव करती है, आपको पता होगा। इस प्रकार वह जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायित्व होता है। लोकतंत्र में जनता सरकार के कार्यों की जानकारी लेती है तथा विरोधी दल की आलोचना भी करती है, और इस प्रकार लोकतंत्र में एक जिम्मेवार सरकार का गठन होता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है लोकतंत्र में क्या क्या होता है, और आप भी एक विशाल लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जो कि भारत है। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 नंबर की ओर। लास्ट दोस्तों 15 को प्रश्न और बच गया, तो दोस्तों वीडियो पे कंप्लीट बने रहेगा। दोस्तों यहां तक बने तो दोस्तों वीडियो पे कंप्लीट बने रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों एक प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए है। ठीक है, ताकि दोस्तों मुझे पता लगे कि कौन कौन विद्यार्थी 20 नंबर प्रश्न की ओर तक बढ़ा है। तो एक प्रश्न दोस्तों कि कितने उम्र के व्यक्ति वोट दे सकते हैं, मत दे सकते हैं, मताधिकार का अधिकार कितने वर्ष के व्यक्ति को है। तो एक बार कमेंट में आंसर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कितना विद्यार्थी यहाँ तक बढ़ा है, और इस प्रश्न का उत्तर किसको पता, सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 6 क्लास 7 क्लास से ही यह प्रश्न का जवाब देना होता है। ठीक है, तो 20 नंबर कहता है अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह की भूमिका निभाती है। अतिरिक्त, जिसके पास बहुत ज्यादा मुद्रा है, बहुत ज्यादा मुद्रा आपके पास नहीं होंगे, बल्कि किसी के पास दोस्तों बहुत ज्यादा मुद्रा है, 10 लाख 20 लाख कुछ भी है। ठीक है, वो क्या करता, तो उन पैसों को, जो पैसा है उनके पास बहुत ज्यादा है, वो बैंकों में क्या करता है, जमा कर देता। और बैंक में जमा करने के बाद दोस्तों जो भी बंदा जो है कारोबार का स्थापित करना चाहिए, यानी कि जो भी जरूरतमंद है, जिन्हें ऋण लेना आवश्यक है दोस्तों, जाकर बैंक से ऋण लेता है, जिसके कारण दोस्तों जरूरतमंद और यहाँ पर अतिरिक्त मुद्रा वाले के बीच बैंक मध्यवर्ती निभाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपना अतिरिक्त धन को बैंक में जमा कर देते हैं, जहां उन्हें ब्याज मिलता है। और मुद्रा जमा करेगा तो क्या ब्याज मिलेगा, नहीं, तो 3 महीना पे दोस्तों हर 3 महीना पर ब्याज मिलता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, तो और धन भी सुरक्षित रहता है। ठीक है, धन भी क्या रहता है, सुरक्षित रहता है।
बैंक उस जमा राशि को ऋण देने के लिए प्रयोग करता है जिससे जरूरतमंद लोग उचित दर पर ऋण ले सकते हैं और इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग को और जरूरतमंद वालों के बीच क्या करता है, मध्यवर्ती की भूमिका निभाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या, ये रहा दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न है। और दोस्तों अभी जो दोस्तों कितना बचे, ये 21 है तो और बचिएगा, कितना बचिएगा तो कहिएगा सर और 14 बच जाएगा इस प्रश्न के बाद, ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न कहता है विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखे। अभी हम लोग देखे थे WTO देखे थे ना, वही है। जो आंसर आपको अच्छा लगेगा वो लिख दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का क्या करना, प्रसार करना और पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना। तो दोस्तों यहाँ पर आप बोलेंगे सर यही वाला 21 नंबर का ही अच्छा लग रहा है तो यही कॉम लिखेंगे सर, तो कोई बात नहीं, इसी को लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न संख्या है 222, ठीक है। कहता है 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। काफी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चंस पेपर को चेकआउट कीजिएगा, जरूर मिलेगा, ठीक है, जरूर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 1929 ईस्वी की महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा था, जो पटसन की कीमतें पर दोस्तों भारी गिरावट आया, 60% तक की गिरावट आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बहुत सारे लोग कर्ज में डूब गए, जो पटसन की खेती क्या था, ठीक है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न संख्या यहाँ पर 23 नंबर की, 23 नंबर का प्रश्न का था ये, ठीक है, 23 नंबर हो गया। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे क्यों। तो 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, इसलिए किस लिए देते थे, जिसका कारण निम्नलिखित है। चलिए हम लोग देखते हैं, श्रमिकों की अधिकता, श्रमिकों की मौसमी मांग और मानवीय कौशल से बनने वाले उत्पादक की मांग, हाथ से बनने वाले वस्तु के अवैध आकर्षण और यहाँ पर मशीनों की समस्या। यानी कि दोस्तों हम लोग कहें तो 19वीं सदी के, ठीक है, यूरोप में जो उद्योगपति था मशीनों की बजाय हाथ से इसलिए काम करवाना चाहता था, जो हाथ से जो काम था दोस्तों इसमें दोस्तों श्रमिकों का अधिकता भी था, श्रम की मौसमी मांग भी था और मानवीय कौशल से बनने वाले वस्तु के बीच उत्पादन का मांग भी था, और हाथ से जितना भी वस्तु अच्छा बनता है वो आकर्षण भी होता है और मशीनों की समस्या से छुटकारा भी था। बस 5 गो पॉइंट लिख दीजिए, एग्जामिनर आपको खुश हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, ये रहा 24, पवन ऊर्जा पर टिप्पणी डालिए, यानी पवन ऊर्जा पर कमेंट करना, ठीक है। तो बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है, ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है और जिसके मदद से ऊर्जा उत्पन्न होता है। पवन चक्की का नाम सुने होंगे। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं, ये लिख दीजिएगा। वायु कैसा नवीकरणीय ऊर्जा है कि अनवीकरणीय, कहिएगा सर नवीकरणीय, जो कि असीमित भंडार है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए दोस्तों क्या करना, हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाना चाहिए, तभी तो आपका पवन चक्की घूमेगा, जिसके कारण ऊर्जा प्राप्त होगा। यानी कि यह वाला आपका जो इस तरह से राइट आंसर हो गया। और अभी तक जो अभी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। ये रहा 25 नंबर का प्रश्न है और दोस्तों लास्ट 10 प्रश्न और बच्चा है, देख के जाइए। और बोर्ड एग्जाम है दोस्तों, शॉर्ट में पूरा नंबर फुल करके आइए, ठीक है। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या क्या है, तो राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। अभी हम लोग देखे थे राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है। राजनीतिक दल अपने नीति और कार्यक्रम का जो है क्या करता है, यहाँ पर जिसके आधार पर चुनाव लड़ता है और सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। अब भी दोस्तों जो भी प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुआ, लगभग 2-3 प्रश्न रिपीट हुआ, वो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जो रिपीट हो रहा है समझिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। यह सरकारी योजनाओं के बारे में क्या करता है, जनता को जानकारी देता है। चलिए 26 नंबर का था कि सूचना का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे, तो लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा चलाए गए विकास कार्यों की सही जानकारी ले रखे, और इसी उद्देश्य में दोस्तों 2005 में सूचना का अधिकार कानून बनाएगा ताकि विकास कार्यों में विलंब सही, ठीक है, तरीके से धन का व्यवहार नहीं होने तथा घटना कम करने की स्थिति में कोई भी यह जानकारी ले सके कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है, और इस प्रकार सूचना का अधिकार यानी कि दोस्तों जो भी अगर सरकार में जो भी योजनाओं निकलती है, जो कि विकासपूर्ण योजनाओं रहती है, और इसमें अगर लेट होता है या फिर जो भी फंड आता है विकास के लिए, तो दोस्तों उसमें अगर गलत उपयोग करता है तो ये सूचना का अधिकार आप सभी को समझाता है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है आप उसको जो है सत्ता से हटा दीजिए, बस सिंपल से इसी बात है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता है कि बैंकों की आय के मुख्य स्रोत क्या है। तो बैंक अपना जो आय है इनका जो कमाई है कहाँ से होता है। तो बैंकों का आय की मुख्य स्रोत है बैंक उद्योग, कंपनियों और व्यक्तियों की कई तरह से लोन देते हैं और इस लोन से मिलने वाले ब्याज बैंकों की कमाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दोस्तों ये रहा आप सभी का, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता पहुंचाती है। किन्हीं 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए 3 प्रक्रिया निम्नलिखित है, हम लोग देखें तो पहला तो विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, छोटे उत्पादों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के समान ऐसे उद्योग जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। दूसरा दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होता है, जो विकसित देश होती है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे छोटे उत्पादों को ऑर्डर देती है, चप्पल, जूते, कुछ भी, ठीक है, जो कि विश्व भर में इसका जो है माल का निर्यात करा जा सके और इसको दोस्तों ब्रांड नाम से भी ग्राहकों को बेचता है। तीसरा पॉइंट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां के निवेश का सबसे आम रास्ता होता है स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये रहा 29 नंबर का प्रश्न। ठीक है, क्या कहता है कि कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं। तो कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं। कॉर्न ये दोस्तों एक फसल का नाम है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है कॉर्न। कॉर्न मतलब दोस्तों मक्का। तो मक्का से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर लॉ से, ठीक है, तो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में सरकार ने बड़े भूस्वामी स्वामी के दबाव में कानून पास करने के मक्के के आयात पर रोक लगा दिया। ठीक है, जितना भी मक्का का आयात था, जितना भी कर था, ठीक है, उस पर क्या किया, रोक लगा दिया। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई गई उसे ही कॉर्न लॉ कहती है, यानी मक्के पर आप कोई भी टैक्स नहीं लेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कि सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी का अंत तक हांसी पर पहुंच गया था, ऐसा क्यों, संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, देखिए मशीनों का युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती कपड़ों का दबदबा रहता था। मशीनों का युग से पहले जब मशीन नहीं था तब आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का सूती कपड़े, यानी भारत में सबसे ज्यादा सूती कपड़ा बनता था और उस समय सूरत के बंदरगाह का बड़ा ही बोलबाला था। कंपनी जो था दोस्तों सूरत में सूती कपड़ा का सबसे ज्यादा बोलबाला था, यानी बहुत ज्यादा निर्यात होता था, वहां से बहुत ज्यादा निर्यात होता है। ठीक है, पर जब यूरोपीय कंपनियों ने अपना पैर पसारना शुरू किया, कौन, यूरोपीय कंपनी है, तो जिसके कारण क्या हुआ, तो सूरत का बंदरगाह जो निर्यात करता था दोस्तों सूती कपड़ा का, उसमें क्या हुआ, तो उसमें कमी आने लगी और वे हाशिए पर पहुंच गए, यानी कि लॉस में चलते गए। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट कहता है कि भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम बताइए। तो भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम क्या क्या है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा बहुत सारे नदी घाटी भी प्रमुख से कोयला, यानी बहुत सारे नदी घाटी से भी कोयला पाई निकलती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट कहता है कि राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय में बताइए। राजनीतिक दल में क्या क्या सुधार होना चाहिए इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो राजनीतिक दल में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए। उच्चतम न्यायालय ने पैसा और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। दूसरा दोस्तों कि चुनाव लड़ने वाले हर एक उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति के ब्यौरे का शपथ पत्र देना अनिवार्य है, यानी कितना जो है खर्च करता है, कितना जो घोटाला करता है, उसका क्या करना चाहिए, शपथ दिलाना चाहिए। तीसरा है कि विधायकों और सांसदों को दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। ये रहा दोस्तों 3 पॉइंट इसका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कहता है यहाँ पर दोस्तों आप सभी का यहाँ 3 और प्रश्न बचेगा, तो अभी तक जो भी लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, कहता है कि लोकतंत्र किस प्रकार का वैध शासन व्यवस्था। अभी तक दोस्तों हम लोग लोकतंत्र के बारे में 4-5 प्रश्न पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी सरकार नहीं बन सकता है। यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है। जब कोई सरकार अपलत्तम यानी कि जो दो अल्पत्तम में चला जाता है तो क्या होता है, उसे त्याग पत्र देना पड़ता है और उसकी वैधता समाप्त खत्म हो जाती है। ठीक है, ये रहा लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में जो भी पॉइंट है लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों ये रहा प्रश्न संख्या 34 कहता है कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो विकास में अगर ऋण का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है तो कैसे होता है आपको बताना है। तो विकास में ऋण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी व्यक्ति ऋण लेकर नया कारोबार शुरू करता है और अगर नया कारोबार दोस्तों अच्छा से चल जाता है तो क्या होता है, ऋण भी वहां से माफ होता है और जो उससे क्या होता है, उससे बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। यह वस्तुओं का व्यापार कर सकता है जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है और उसका जीवन स्तर सुधरता है। अतः ऋण देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जैसे कि दोस्तों आपका आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ये दोबारा रिपीट हो गया कि ऋण की शर्तें का उल्लेख क्या है। तो हम लोग जो अभी पढ़े थे। ठीक है, ऋण लेने वालों को अपनी आय के लिए प्रमाण पत्र देना पड़ता है, सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है, ऋण के लिए गारंटर का होना आवश्यक है। दोस्तों ये रहा 35 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगर कोई दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत है कमेंट कीजिए। मिलेंगे हम लोग दोस्तों इस नए वीडियो में।